हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड़। मेरा नाम उजैर यूनुस है और हस्बैंड मामूल अंबर रहीम शमसी मेरे साथ मौजूद हैं कराची से। इस दफ़ा क्वेटा गई हुई थी, उस ट्रिप के बारे में बात करेंगे। और एक दिन देर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनविटेशन भेजी अंबर को। अंबर ने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन मैंने कहा वो डीम टू हैव एक्सेप्टेड थी, तो मैं जूम पे बैठा हुआ था। लेकिन अंबर नहीं आई और रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। मजाक कर रहा हूँ। दस्तखत की जरूरत होती है उजैर, दस्तखत। जी, आपने एक्सेप्ट वो नहीं आया मेरे पास रिप्लाई जीमेल में, लेकिन मैंने कहा कि अब आपने कहा था कि इतवार के दिन करेंगे, तो डीम टू हैव एक्सेप्टेड था। लेकिन फिर हमारा जो है तनाजा इस बात पे हुआ। अब हम अदालत जाएंगे, वो भी अब सुप्रीम अदालत कोर्ट। जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। नाजुक मोड़ का सुप्रीम कोर्ट कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो लिसनर्स हैं वो समझ गए होंगे कि बड़ा टॉपिक क्या है। आरिफ अलवी साहब ने एक तरह से वीकेंड को, इतवार के दिन, एक धमाका खेज ट्वीट करके जो है वो हिला दिया कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। बिल पास कब होता है, आर्टिकल 75 क्या, कब, कैसे और कहाँ कहता है कि बिल कैसे अप्रूव होता है, उस सब पे बहस हुई। तो वी विल टॉक अबाउट दिस टुडे। Amber was in Quetta, so we'll talk a bit about what she heard and listened and found out in the Quetta conversation and some of the broader issues around elections in Pakistan. तो अंबर पहले तो शुरू करते हैं कि सदर साहब, जो कि काफ़ी एक्टिविस्ट सदर थे, अपनी अपने दौर के अंदर रहे हैं। ऑर्डिनेंस काफ़ी पास उन्होंने किए, काफ़ी सारे बिल्स वापस भी भेजे। लेकिन ये दो बिल्स जस्टिस आर्मी काजी फाइजीका के खिलाफ जो रेफरेंस है, रेफरेंस भेजा अपना माइंड अप्लाई किया और उसको आगे भेजा। और बाद में कहा कि गलती भी हुई हमसे इसके ऊपर। माइंड अनअप्लाई हो गया। अनअप्लाई हो गया। तो वो, सो ही इज फेमिलियर विद द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी एंड ही इज फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंसी। और अगर जो लोग नहीं जानते, दुनिया की किसी भी हुकूमत में कार्रवाई जो है वो बगैर लिखाई के नहीं होती। फाइल का जो कॉन्सेप्ट है ये अंग्रेजों के ज़माने से सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, हर जगह जो है रिटन एक प्रोसेस होता है। आप सिर्फ कह नहीं सकते कि जी ये कर दें तो ये काम हो जाएगा। दैट्स नॉट हाउ गवर्नमेंट वर्क। सो ही इज फेमिलियर। और उन्होंने अभी भी काफी सारे बिल्स साइन किए, कुछ नहीं किए, वापसी भेजे। लेकिन ये जो दो बिल्स थे अंबर, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पहले तो खबर आती है कि उन्होंने साइन कर दिया तो अप्रूव हो गए बिल। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, और फिर मालूम हुआ गजेट के अंदर भी कि डीम टू हैव असेंट। तो जरा पहले तो 101 दे दें, आप रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, हुआ क्या ये कि अचानक से बिल पास हुआ, नहीं हुआ और सब घबरा गए कि अब होगा क्या। एक वर्जन होता है पाकिस्तान में जो खबर का और करंट अफेयर्स का, वो कंप्लीट पैरोडी होता है मेरे ख्याल में, क्योंकि आइन कानून, नॉर्मल पार्लियामेंट प्रोसेस, इसकी धज्जियां तो उड़ चुकी हैं। तो हम पहले इस मफरूजे पे हम चलते हैं कि जो सदर आरिफ अलवी साहब ने लिखा था वही हुआ था। यानी कि वो सुबह इतवार के दिन 2 रोज गुजर चुके हैं इस खबर को। एक रोज, मेरे ख्याल में इतवार को तो एक रोज गुजर चुकी थी, ये खबर काफी ज्यादा टीवी चैनल्स पे चल चुकी थी कि सदर आरिफ अलवी साहब ने 2 बिल्स हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट्स एक्ट, इन पे दस्तखत कर दिए हैं। ये गजेटेड हो चुके हैं, ये अब कानून बन चुके हैं, इनका इतलाक होना है सिर्फ। और एक दिन बाद इस खबर चलने के 24, 26, 27 घंटे बाद, नाश्ते के बाद, सदर आरिफ अलवी साहब को याद माइंड आया था, अप्लाई करने के बाद। माइंड अप्लाई करने के बाद, कि नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मेरे दस्तखत इस पे तो थे ही नहीं, ये तो मेरी मर्जी के बगैर, मैंने तो उनको कहा था कि इसको अपनी स्टाफ को कहा था, प्रेसिडेंसी के स्टाफ को कहा था कि वापस ले ले। और ऐसा लगता है कि उनसे कुछ गलती हुई है, उन्होंने या जानबूझ के किया है। और जिन लोगों पे इसका, इन कवानीन का इतलाक होगा या उनको डैमेज करेगा, मैं बहुत माजरत से कहता हूँ, मैं बहुत माजरत करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर इसको हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, और जैसे है कि इसका ये मतलब है कि ऐसे सदर जो पिछले 5 साल से सदर रह चुके हैं, अभी से कबल 13 बिल वापस कर चुके हैं, उनको पता है कि कानून या आइन ये कहता है, इसका 2 स्टेप प्रोसेस होता है। वो स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि उनके पास, जब एक दफा पार्लियामेंट पास कर लेती है थ्रू द वेरियस स्टेप्स, थ्रू सेनेट, थ्रू नेशनल असेंबली, थ्रू कमिटीज, थ्रू अमेंडमेंट्स, वो फिर सदर साहब के डेस्क पे आता है। सदर साहब के डेस्क पे आता है, उसका जाहिर है उसका एक कोड, एक नंबर भी होता है। और सदर साहब ने या तो साइन करके आगे वो कानून बन जाता है, या एतराजात
अपना एक डिसेंटिंग नोट भी जिसको कहते हैं, एतराजात लगाने होते हैं, वो भी रिटन फॉर्म में लगाने होते हैं, और फिर वो अपने स्टाफ के थ्रू वापस भेजते हैं। और फिर ये उनके पास 10 वापस दिन होते हैं ये काम करने बिल्कुल फिर वापस पार्लियामेंट के पास जा सकता है। पार्लियामेंट फिर उसमें उनके एतराजात के मुताबिक अमेंडमेंट्स करे ना करे, लेकिन इन द एंड सेकंड जो एक वापस जब वो जाएगा कानून, और सदर साहब के अप्रूवल नॉट अप्रूवल के बावजूद 10 दिन के बाद वो कानून बन जाता है। तो ये है प्रोसेस। हम अगर समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब को 5 साल बाद ये नहीं मालूम, then I think that we're how much of a fool can you take us for is what I think. क्योंकि ये वही सदर साहब हैं जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो अचानक से बीमार भी हो गए थे। काजी फाइज ईसा के हवाले से उनको पढ़े बगैर, देखे बगैर, तहकीक के बगैर उस वक्त उन्होंने अपना माइंड भी अप्लाई कर लिया था। ऑर्डिनेंस पे उन्होंने साइन कर लिया, और ये 13 बिल अगेन आई वांट टू से कि जिन पे उनको एतराज था वापस भी कर लिया। So here's the question right now. The debate obviously at the moment is पाकिस्तानी मीडिया पर सदर आरिफ अलवी साहब की नीयत के हवाले से एक सवाल जो है वो बन रहा है कि क्यों किया ऐसे, और दूसरा सवाल ये है क्या इसका मतलब है कि ये कवानीन अब लागू नहीं हो सकते, क्योंकि फिर अगर सदर साहब का असेंट नहीं है वापस पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट कोई है नहीं। और वो भी जब तो उसके बाद आपने फिर then you've basically interrupted the process. ये याद रखने की जरूरत है कि ये दोनों जो बिल्स हैं ये अगस्त के शुरू में ये पार्लियामेंट की तरफ से पास हो चुके थे और सदर साहब के पास पहुंच चुके थे, यानी कि वो अरसा जो 10 दिन है वो गुजर चुके थे। सदर साहब के पास बहुत वक्त था, अगर उनको कोई एतराज था कि वो कर लेते। तीसरी बात जो हो रही है वो इस वक्त बहुत सब जब ये खबर ब्रेक हुई और ट्वीट के जरिए ही ब्रेक हुई, और वो भी सदर आरिफ अलवी साहब के पर्सनल अकाउंट से, तो उसके बाद सहाफियों का या कमेंटेटर्स के दो जो शोर जो मचा था वो एक था कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब ने क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ किया है तो फिर इस्तीफा दे दें, अगर इतने बेबस हैं इस्तीफा दे दें, और अगर उनको लगता है कि उनका स्टाफ जिम्मेदार है और उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर उनको नौकरी से निकाल दें। तो आज क्या हुआ कि उन्होंने वकार अहमद जो उनके सेक्रेटरी थे उनको फारिग तो नहीं किया, ना कोई इंक्वायरी हुई, उनको नौकरी से कहा कि इनको ये मुझे नहीं चाहिए, ये अब कहीं और दूसरी ओएसटी जिसको कहते हैं ओएसटी करा दे दिया, आपके आप वापस मैं हवाले करता हूँ, आप इनकी पोस्टिंग कहीं और करवा दें। अब दिलचस्प बात यह है कि वकार अहमद साहब ने भी अपना एक जवाब दिया है और उन्होंने तारीख देख के अच्छा, इस पे ये जवाब पे आप इससे पहले आगे जाएं, इस पे फॉर द बिल्कुल ऑडियंस, इस पे टॉप ऑफ द लीक लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल फॉर आईज ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये लेकिन आपके भी व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे भी है, ये 10 मिनट पहले जो है वो ऑफिशियल चला सीक्रेट है। एक्ट तो नहीं लगता इस पर ये उजैर। अच्छा सवाल है। But just to know that simultaneously, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को भी जो साइफर का केस है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बात चली थी कि असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन he has not been arrested। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ भी एफआईआर कट की, वो भी केस आगे बढ़ रहा है। जस्ट रिमाइंडर कि जो अभी अमेंडमेंट्स पास हुई हैं उनकी जो शिकें हैं या उनका वो अप्लाई नहीं होंगी ऑन असद उमर, ऑन शाह महमूद कुरैशी एंड इमरान खान, because this law will not apply retrospectively, यानी कि जो जराइम पेश हो चुके हैं ये जी, आगे के लिए। आगे के लिए। और इसके अंदर आपने वकार अहमद की बात की तो उन्होंने तारीख बताई है कि इस तारीख को ये आया 2 अगस्त को, जैसे पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल आया, डायरी नंबर भी उन्होंने लिखा है अपनी रिस्पांस के अंदर। फिर वो कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल जो है वो 8 अगस्त को आया, उसकी भी डायरी नंबर वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है 10 दिन का बताया गया था कि आपने जो है 10 दिन के अंदर इसके ऊपर अगर एतराज़ है तो आप करें और नहीं है तो फिर आगे भेजें। तो ये उनका कहना है, वकार साहब का रिस्पांस, कि जी आप इंक्वायरी करा लें एफआईए या किसी और एजेंसी से, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कहीं लैब्स हुआ है किसी भी ऑफिसर या ऑफिशियल के साथ तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उनका व्यू ये है कि इन्होंने ये डिले नहीं किया, सदर साहब ने ये डायरी कभी वापस भिजवाई ही नहीं। तो ये फैक्ट्स तो अब क्लियर हो चुके हैं, और ये लॉ मिनिस्ट्री ने भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, केयर टेकर जो हैं
उन्होंने भी कहा कि उनसे मौसूल ही नहीं हुआ जवाब सदर साहब से। तो ये कंसिस्टेंट बात तो आ गई कि सदर साहब ने जवाब नहीं दिया। अब लीगल सवाल इसके अंदर, जो कि अब बंदियाल साहब के ऊपर जाएगा एक बार फिर ड्रामा, कि अगर सदर साहब 10 दिन के अंदर स्टेज 1 के अंदर जो है वो जवाब नहीं देते एक बिल का, तो क्या इसका मतलब है कि सदर साहब ने इसको अप्रूव कर दिया क्योंकि एतराज उन्होंने नहीं भेजा, या क्या जो है वापसी ना भेजना एक इंडिकेशन है कि उन्होंने उस पर अग्रीमेंट नहीं किया, तो अब आप स्टेज 2 पे जाएं और वापस पास करें। मेरा मानना, अंबर, जस्ट नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन शेयर कर दी हमने, माय एनालिसिस ऑन दिस इज के हर कोई जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना 2 नंबरी कर रहा था कि कौन 2 से ज्यादा 2 नंबरी करे। पार्लियामान ने, हमने इस पे बात कर ली, ये ड्रकोनियन लॉज हैं, अमेंडमेंट्स ये नहीं होने चाहिए थे। वहां मगरमच्छ के आंसू बहा के सेनेट ने अप्रूव कर दिया, पार्लियामान में अप्रूव हो गया, ये कानून नहीं होना चाहिए था, धज्जियां उड़ाई गई, स्पेशली बाय एन आउटगोइंग पार्लियामेंट। इतना कॉन्सिक्वेंशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड आउटगोइंग पार्लियामेंट इस तरह से अप्रूव करे विदाउट मेजर डिबेट वाज अ क्वेश्चन ऑन इटसेल्फ। सदर साहब के पास आता है, जिस माहौल में पाकिस्तान आज है, मुझे लगता है वो खुद भी जो है वो दोनों तरफ की साइड पे खेलना चाहते थे कि ओवरटली डिसएग्री भी ना करें और डायरेक्टली अग्री भी ना करें। तो उन्होंने टाइम के लिए खेला और शायद उनको कहीं से लीगल एडवाइस, मेरा अगेन मानना है, स्पेक्यूलेशन है, आई होगी कि जी आप 10 दिन तक कुछ करें ही ना तो ऑटोमेटिकली स्टेज 2 पे चले जाएगा, पार्लियामान इज गॉन, द बिल कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। गवर्नमेंट ने उसकी क्रिएटिव जो है 2 नंबरी की कि क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया तो अभी कानून बन गया, तो उन्होंने डीम टू हैव असेंट लगा के गजेट में उसको चला दिया। अब इस पे लॉयर्स भी डिसएग्री कर रहे हैं। मैंने सलमान अकरम राजा की बात सुनी, रीमा उमर की सुनी, कुछ और लोगों की सुनी। द न्यूज में बड़ा अच्छा सा एक समरी थी उसके ऊपर विद डिफरेंट व्यूज। आई थिंक माई व्यू, एटलीस्ट फ्रॉम रीडिंग दैट, वाज लाइक अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लॉयर्स हु अंडरस्टैंड दिस स्टफ, वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स उन्होंने करना था और उन्होंने, सदर साहब ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेकिन नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि कानून पास हो गया या अप्रूव हो गया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आई डोंट नो हाउ यू सी इट, बट माय समरी इज कि ये इतना ड्रकोनियन लॉ है कि चले किसी ने, तो सदर साहब ने शायद किसी क्रिएटिव तरीके से कोई इस अच्छा बात को काम कर रोकने लिया। की कोशिश की। चले जितना स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस में ये इतना जबरदस्त नहीं था, मैं कहता कि डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट करते, नहीं किया, क्रिएटिवली सोचा, लेकिन चलें रोकने की तो कोशिश की, उसके लिए उनको दाद देनी चाहिए क्योंकि ये कानून पास नहीं होना था। पार्लियामान ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर दी है इस वक्त। चलें सदर साहब जो हैं वो थोड़े से जो हैं थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। वैसे ये मुझे उजैर ऐसा लगता है कि सदर साहब ने वो काम किया कि विजडम ट्रूथ एक्सट्रैक्शन के बजाय उन्होंने एक डेलिकेट सी फिलिंग की है, यानी कि उनको एक नजर आया है कि एंड आई डू अग्री विद यू, ही हैज हैड लीगल काउंसिल, ही हैज फाउंड अ लूप होल इन द लॉ एंड ही हैज यूज्ड इट क्लियरली। क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब वो भी हैं जो इमरान खान साहब और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकातें भी करवाते रहे हैं बहुत शौक से। सो and given that he's struggled to play the neutral president, neutral क्योंकि जानवर होते हैं, so he has struggled to play the एक मैं neutral अगर president. आपको इंटरप्ट कर दूं उस पॉइंट पे, जस्ट Yes. एज टू रीइटरेट व्हाट यू आर सेइंग, कि ये बात पीडीएम को भी मालूम थी कि सदर साहब इतने न्यूट्रल नहीं है। तो जब असेंबली डिसोल्यूशन की बात चली तो उन्होंने बाय वेरी क्लॉजेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कुछ दिनों पहले डिसॉल्व की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सदर साहब के पास इतना टाइम है इसको रोकने का। उसके बाद अगर वो रोकने के हम करीब आ जाते हैं तो 60 डेज में इलेक्शन होंगे, हम पहले कर लेते हैं +2 डेज और 3 डेज, वट एवर द स्टिपुलेटेड टाइम वॉज जिसपे वो रोक सकते हैं सदर साहब, तो हम 90 दिन पे चले जाएंगे। तो ये जो खेल है लूप होल्स का, ये हर किसी ने खेला है। इसमें गलती मेरे ख्याल में जो है Yeah, बड़े I know, I know. बड़े I mean, घर के I लोगों don't, से हुई है। क्योंकि बहुत आउटरेज हो रहा है ना कि सदर साहब ने पाकिस्तान की साख को मुतासिर कर दिया है, लोग क्या सोचेंगे, सब गेम खेल रहे हैं और पावर पॉलिटिक्स में ऐसे होता है। सदर साहब बिल्कुल डबल गेम खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग टू द पीटीआई कंस्टिट्यूएंसी एज वेल। देखें कितनी उनको गालियां भी पड़ती रही, फिर अब वाह भी हो रही है कि उन्होंने क्या 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 गेम खेल ली है, स्टैंड स्टैंड लिया। क्या बारीक काम करती है। सो ही इज प्लेइंग टू द पीटीआई कंस्टिट्यूएंसी। उन्होंने अपनी डबल गेम खेल ली क्योंकि वो जाहिर है फौज को बजाहिर
तो नाराज तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि ये 9 मई के बाद ये वाले कवानीन कितने अहम थे फौज के लिए, और जाहिर है क्योंकि पीडीएम की जो मुख्तलिफ जमातें उस हुकूमत में थी वो अपनी फौज को खुश करना चाहती थी, तो माइनर अमेंडमेंट्स के साथ उनको बुलडोज भी करवा दिया. सो ही इज डन दैट एंड ही इज यूजिंग ऑब्वियसली a lacuna and loopholes in the law, which is all very well and good. The second, he knew what he was doing. अगर अगर वो नियत की बात है, बिल्कुल साफ जाहिर है कि सदर साहब को प्रोसेस और प्रोसीजर भी पता है. उनको इन्होंने स्केपगोट भी बनाया है, जो उनका सेक्रेटरी हैं जो वकार अहमद, उनको भी बनाया है, और उनको मालूम था कि ये जो मामला है, एंड दिस इज वेरी की, because now we're heading back to the courts. It's going to the court. So या तो उमर अता बंदियाल की अदालत में जाएगा, या क्योंकि उनके ज़ाहिर मुद्दत खत्म हो रही है, या काजी फायजी साहब के कोर्ट में जाएगा. वन कोर्ट या जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनका, उनके बारे में मेरे ख्याल में तासुर दुरुस्त भी है कि वो तरफदारी उनकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में. I can say that obviously because I think that's what we all believe as well, given the various judgments that he's passed. लेकिन दूसरी तरफ we also have to remember that Justice Qazi Faizi is also a stickler for constitutional law. That being said, I mean, I know there's a lot of fears and question marks around what his tenure will be like, and a lot of hopes as well. So it isn't just Sadr Arif Alvi and Pakistan Tehreek-e-Insaf that are hoping that he will play fair, despite the fact कि ये उन्हीं के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, और बार बार वो चाहते थे कि उनको बेंचेस में ना शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी भी जाहिर एक शायद बायस बन चुका होगा. But at the same time, you know, it might also be that they're looking कि जब उमर अता बंदियाल साहब, उनका एक कुछ आखिरी वक्त है, शायद वो एक और ऐसा काम कर जाएं जो उनकी फेवर में होगा. So बंदियाल साहब जो हैं वो डे 5 चाय के वक्फे के बाद जो है वो ड्रॉ के लिए खेल रहे थे, और आरिफ अलवी ने उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी भी मैच आप जिता सकते हैं किसी तरह. But I mean, it's interesting, जहाँ मिलिट्री civilians being tried in military courts का मामला है, उसपे तो उमर अता बंदियाल and the current Supreme Court as really उन्होंने तो you know, they bowed out, you know, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया. पर आप देखें कि जो इलेक्शंस का मामला भी था, इजीली कंटेम्प्ट कर सकते थे, पूरी पार्लियामेंट को करते, कभी ना करते थे. दैट इज व्हेन यू टेकिंग अ प्रिंसिपल स्टैंड, दैट्स व्हेन यू स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. नहीं किया. सो it's hard to say who will play what. We must also remember it does not impact the actual Official Secrets Act or the case against Imran Khan, Asad Umar and Shah Mahmood Qureshi. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो नए sections include किए गए हैं इस तरमीम में, they are not in the FIRs against these three gentlemen, against these three leaders. So actually वो cases will move on ahead regardless. So सियासी तौर पर जहां इस वक्त इमरान खान साहब जेल में भी हैं, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हैं, और ये केस बहुत संजीदा तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि एक साइफर है जो पाकिस्तानी रियासत की ज़ाहिर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है. It is one of them is now lost and has been published in an American publication and has been waved about in a rally. So I don't think that will affect those cases. But you know, ये आरिफ अली साहब का last hurrah कोशिश आप कह सकते हैं. I think those calls for him to step down, to resign, to be impeached, to be inquired against, वो शायद ऐसा ही शोर है. ये मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है. बहुत सारे ऐसे पीडीएम यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिन्होंने इन कवानीन की मंजूरी में बहुत बहुत काम किया है, सरगर्म रहे हैं. लेकिन there's also many who would actually sigh, you know, sort of relief as well, feel relieved अगर ये कानून नहीं बनता, because they couldn't openly dissent but they weren't happy with it. And I think again, जैसे आपने कहा कि सदर अलवी साहब को प्रोसेस मालूम है, इसी तरह पार्लियामान में भी बहुत लोग हैं उन्हें भी मालूम है प्रोसेस. तो एंड में जाके एक जो है ग्रुप की व्यू ये भी हो सकती है कि प्रेशर था GHQ का, आप इसे पास करें. हमने एंड में जाके पास किया. सदर अलवी साहब के पास वक्त था, उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल किया. अब कानून जो है वो पास नहीं हो सकता था टेक्निकली, अकॉर्डिंग टू मोस्ट लीगल एक्सपर्ट्स आई हैव स्पोकन टू. और अब बंदियाल साहब के पास एक और मौका है, मेरे नज़दीक एटलीस्ट, कि वो अपने जाते वक्त अपने इंस्टीट्यूशन को यूनाइट करें,
मेरे नज़दीक अगर उन्होंने एक्ट करना है इसके ऊपर और जजमेंट देनी है तो फुल बेंच बिठाएं. माई रीड ऑफ कुछ दिस इज हिम्मत अब वेरी दिखा सिंपल. लेना, क्योंकि ये कमेंट्स और रिमार्क्स देना अदालत में ये काफी नहीं होता. आई या थिंक अब थोड़ी सी हिम्मत दिखा लें, व्हाई नॉट. बिल्कुल. और मतलब जाते जो ये कानून है, आई थिंक पीपल विल रिमेंबर हिम फॉर ऑल द रॉन्ग्स दैट हैव हैपेंड इन हिज टेन्योर. इफ ऑन हिज वे आउट ही गेट्स अ फुल बेंच टुगेदर एंड सेज द ऑब्वियस कॉमन सेंसिकल थिंग कि आप इस तरह कानून पास नहीं कर सकते. It would be good for the institution itself, but also good for the people of Pakistan, क्योंकि ये बड़ा ड्रकोनियन लॉ है, नहीं होना चाहिए था पास. तो अब शायद कोर्ट शायद कुछ करे, एंड आई थिंक मे बी ही मे रिकंसिडर, बट लेट्स सी. ये कानून अब जो है कोर्ट में ही जाएगा, ये लड़ाई, और लड़ाई चल रही है इस वक्त. जैसे हमने कहा, रिस्पॉन्स आ गया है वकार साहब का. तो लेट्स सी, बाय द टाइम वी पब्लिकली go live with this podcast episode, there might be more development. So that's this issue with the president's story. Second story, Amber, before I come to you on Quetta, हमने देखा इस वीकेंड एक कुछ फायरी स्पीचेस हुई पीटीएम की तरफ से. उसके बाद ईमान मजारी को उठा लिया गया, अली वजीर को उठा लिया गया. अजीब व गरीब तरह के केसेस चार्जशीट की गई है एफआईआर के अंदर. Which again, I mean, sitting from the outside, from my point of view, when I saw those clips of those speeches, I knew मेरे दिमाग में 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो चुका था कि something's going to happen to at least Mazari, right? And it's unfortunate, it's condemnable, it's heinous कि एक मुल्क के अंदर आप फ्रीली एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते अपनी बात, और अगर करें तो आपके खिलाफ ऐसे स्टूपिड किस्म के केसेस फाइल किए जाएं which are just abominable. So I don't know if you wanted to comment on that, but I just wanted to raise that this is a continuation. अभी इस हफ्ते, पिछले हफ्ते, बाबर सत्तार साहब ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थ्रेट की ऑन रिलीजिंग शहरियार आफरीदी. अगेन ही शुड बी रिलीज. देयर इज नो लॉजिक और रीजन के कोर्ट कह रहा है बंदे को छोड़ो और आप छोड़ नहीं रहे, या अगर छोड़ते हैं तो उसी फौरन बाद जो है एक नए केस में गिरफ्तार कर लेते हैं. मजाक बना रहे हैं जमहूरी रिवायात का पाकिस्तान में. एंड अगेन दिस इज a continuation of this trend that we've been talking about, and it's accelerated, and Iman Mazari and Ali Wazir are the latest victims of this. Okay, yes, I think this is really important to talk about because हमें याद रखने की जरूरत है कि ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और ये जो मकसद था इस रैली का, ये लापता अफराद के लिए, उनके लापता अफराद के लिए आवाज उठाने का मकसद था. इनको इस्लामाबाद में इजाजत नहीं दी गई थी कि अपनी रैली करें, तो उन्होंने तरनौल में किया था, which is some way away, just at the sort of entrance of Islamabad, you could say that. और वहां उन्होंने ये रैली की, जिसकी ज़ाहिर क्लिप्स इस वक्त सब सुन भी रहे हैं, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है. अब ईमान मजारी पिछले साल भी जब आर्मी चीफ, तब के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, उस वक्त भी उनको इसी किस्म की समन्स हुई थी. और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनेला थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट में है, और उन्होंने उनको माजरत की बुनियाद पर केस खत्म कर दिया था. सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ऐसा ग्रुप है जिसको मुसलसल, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पीडीएम की हुकूमत हो, और इस वक्त मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, सख्ती का सामना करना पड़ा है. 2018 में भी मुझे याद है कि उस वक्त की हम खुल के बात नहीं कर सकते थे टेलीविजन स्क्रीन पे, ना उनको हम अपने प्रोग्राम्स में ले सकते थे, और हमें इंस्ट्रक्शंस और हिदायत तब भी आती थी कि हमने उनका जिक्र नहीं करना. और अब भी कुछ ऐसा ही है, मुसलसल गिरफ्तारियां. अली वजीर को हम देख लें, 3 साल वो कैद रहे, फिर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, मैं कहूंगी, इमरान खान साहब को वोट आउट किया, फिर उनको वापस जेल में डाला, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया. अब इन तकरीर और उन पे कौन से केसेस फाइल किए हैं, मजे का खेज है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि उन्होंने जो बातें की हैं, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए महज़ब मुआशरे में. लेकिन मुझे सवाल ये है कि डेंजरस वेपन, कैरिंग डेंजरस वेपन्स, ईमान मजारी ने के पास कौन सा डेंजरस वेपन था? अली वजीर के पास कौन सा डेंजरस वेपन था? शायद उनके पास जो 7-7 लोग थे, डंडे होंगे, लेकिन आपके पास पुलिस है, उनके पास गन्स होती हैं. दूसरा, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगेंस्ट द पुलिस. अगेन ये सवाल बनता है कि एक तरफ रियासत है और रियासत के वसाइल हैं, दूसरी तरफ मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार होंगे, मैं बहुत एग्जैजरेट कर रही हूँगी, एहतजाज करने वाले जिनके पास थोड़े बहुत डंडे हैं. These are people who have felt consistently marginalized, as I said, in 3 governments. इनकी गिरफ्तारियां बार बार हुई हैं, इनको मौका या इजाजत नहीं है मेन स्ट्रीम पर, और
within, and I will tell you this from a first person point of view, because I've had these discussions with the military, with certain leaders of the military a few years ago. Within the military, there was also debate के इनको हम शामिल किया जाए, मेन स्ट्रीम किया जाए, नहीं किया जाए. So there was debate, लेकिन जो लोग इन पर सख्ती चाहते थे, उनको बरतरी हासिल थी और है. ईमान मजारी जो है वो कंसिस्टेंटली अपनी आवाज उठाती रही हैं. वो कितनी खतरनाक है रियासत, और तकरीर कितनी खतरनाक हो सकती है रियासत के खिलाफ. जब आप इतनी सख्ती करते हैं, आप मजीद गम और गुस्सा और रिजेंटमेंट पैदा करते हैं, जो रियासत के लिए जो रियासत को और कमजोर करता है. और फिर मैं दूसरी तरफ देखती हूँ कि जिस तरीके से उनको अदालत में पेश किया गया, ईमान मजारी को उनका ज़ाहिर लैपटॉप, मोबाइल फोन उनसे ले लिया गया, छीन लिया गया. उनको मजीद हिरासत में रखने का अली वजीर या ईमान मजारी को क्या जरूरत है? उनकी तकारीर आपके पास मौजूद है, उनके जो कम्युनिकेशंस हैं आपके पास मौजूद है. आपने केस बनाना है वो बनाइए. साथ साथ आई विल ऑल्सो ऐड के उनके साथ साथ और भी मजीद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, जिनको अदालत में नहीं पेश किया गया. So even within that, because these are high profile people, एक आपको पैगाम भेजना होता है. इनको तो अपने नाइट सूट में जिस हालत में है, वकील है, जाहिर है ईमान के पास तो वकला है, खुद भी वकील है, लेकिन अली वजीर के पास वकील नहीं है. और उनको इस तरीके से पेश किया जाता है ताकि पैगाम जाए कि रियासत के खिलाफ आप तकरीर नहीं कर सकते. लेकिन दीगर जो इनके और कारकुनान हैं, उनको नहीं पेश किया गया, बिकॉज उनको they're not important enough. And I want to sort of do a comparison here on the other hand, where चाहे अहमदी हों या ये अभी हम जड़ावाला में देखा, which is a Christian community को टारगेट किया गया तौहीन मजहब की बुनियाद पर. इससे पहले हमने मशाल खान हो या श्रीलंकन हो, इस किस्म की हमने कॉन्डेमनेशंस, एक्शंस, अरेस्ट, सजा भी देखी है. लेकिन आपको इस किस्म का सख्ती पैगाम, ये जो हेट स्पीच आपको नजर आती है सोशल मीडिया पर, मसाजिद के जरिए, उस पर इतना जल्द फौरी एक्शन कभी नहीं लिया जाता. आप देखें कि खसूसी अदालतें बनी हुई हैं इस वक्त, मिलिट्री कोर्ट्स बनी हुई हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को ट्राई करने के लिए. लेकिन आपको क्या नजर आता है कि जो अकलियती बिरादरियां हैं, जो मुसलसल सफर करती हैं फ्रॉम हेट स्पीच, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, उन जो लोग करते हैं, क्या उनके खिलाफ इतनी जल्द एक्शन होता है? इन दिस केस पर्टिकुलरली तहरीक लबैक पाकिस्तान was leading some of the protests as well. I don't want to go into more details. I know it's been covered a lot, but I do want to say कि वो मुसलसल अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और तशद्दुद करते रहे हैं. लेकिन beyond a few minor arrests, and obviously usual एक आपको उनको कॉम्पनसेशन मिल जाती है. जमात इस्लामी वहां थी, आज निगरान वजीर आजम भी गए थे, दीगर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी थी, शरीर रहमान साहिबा. I mean, that's all very good, and I think it's important too. But obviously, it's shallow on the surface. And then on the other hand, you see how the state comes into action so quickly when it feels threatened by a speech. Yeah, no, that's a very important point, Amber. And again, हमने बात की, इस पहले भी कर चुके हैं, इस पार्लियामान ने किस तरह के कवानीन जाते जाते पास किए. ब्लास्फेमी में भी इन्होंने अमेंडमेंट करके जो है, क्योंकि और बाय द वे सदर आरिफ अली साहब, क्योंकि उनको प्रोसीजर और प्रैक्टिस पता है, उन्होंने वापस कर दिया था. वो वापस कर दिया, तो ये भी वो पास वापस हुआ. और वो बड़ा जो है जो बड़े रेडिकल सुन्नी ग्रुप्स हैं पंजाब के अंदर बिलखुसूस, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया था जब पार्लियामान ने ये अमेंडमेंट्स पास की. एंड अगेन मैंने तो जब अंबर व्हेन आई सॉ द विजुअल्स आउट ऑफ द लेटेस्ट इंसिडेंट्स अगेंस्ट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इन पंजाब, I did not know how to react. And again, it was personal in the sense, पहले भी हो चुका है ये पाकिस्तान में, कि मैं सेंट पॉल्स में पढ़ा हूँ, मेरे जो सबसे अच्छे टीचर्स थे वो सारे क्रिश्चियंस थे, काफ़ी सारे मुल्क छोड़ के चले गए. There was a sense of insecurity among the Christian community, even in a place like Karachi. Forget about other sort of, tertiary peripheral parts of Pakistan. और ये जो continuous attack है, again जैसे आपने कहा, स्पीच के थ्रू, ये ही फिर जो है लीड करता है. लिंचिंग हुई श्रीलंकन मैनेजर की, यही वो लीड करता है जनरल वाला जैसे अटैक्स पर.
यही जो है लीड करता है अहमदी की इबादत गाहों के ऊपर अटैक्स पर। और हम काफ़ी दफ़ा देखते हैं कि या तो केस चलता ही नहीं है, या अभी जैसे मैंने अहमदी फैक्ट्री वाली स्टोरी में पढ़ा था, उसके अंदर उनके ऊपर ही केस लगा दिया 6 लोगों के ऊपर उल्टा, राइट। एंड आई वाज कैचिंग अप ऑन दैट स्टोरी ओवर द वीकेंड। तो रियासत, जैसे आपने कहा कि तकरीर होती है पेरिफेरी के लोगों की तो उनको फौरन दबा दिया जाता है, लेकिन वही इंसिडेंट्स जो हैं मेजॉरिटी रेडिकल्स करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं पाकिस्तान के शहरियों को, तो उनके खिलाफ एक्शन बिल्कुल भी बहुत ही कम होता है और उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन कुछ भी नहीं होता। हम देख रहे हैं पंजाब में बिलखुसूस कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता चला जा रहा है, वैसे वैसे ही इन तरह के ग्रोहों की जो है सरपरस्ती वापस शुरू कर दी गई है। एंड इट्स कंडेमनेबल, इट्स शेमफुल, एंड आई थिंक अगेन अच्छी बात है जस्टिस फाइज ईसा साहब गए या वजीर आजम साहब गए, लेकिन आपके जाने से फर्क नहीं पड़ता आप असल एक्शन क्या कर रहे हैं इन चीज़ों पे, और वो हमने सालों साल से कुछ नहीं देखा उसके ऊपर। इट्स वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस टू सी द the treatment of minorities in Pakistan. In fact, Parliament वही, I'll come back to this point as well, जो ये legislation पास और पुश करती है इतनी तेजी से, वही पार्लियामेंट और वही लेजिस्लेशन जब हिंदू लड़कियों की कन्वर्जन के ऊपर बात आती है तो वो उनको नज़र नहीं आता। वही लेजिस्लेशन जब उनसे बात की जाती है कि आप रेडिकल ग्रुप्स के ऊपर कुछ काम करें, स्ट्रेंथन करें ह्यूमन राइट्स क्लॉजेज एक्सेट्रा, या ब्लास्फेमी के ऊपर चेंज लाएं, जहां कोई अगर गलत इल्ज़ाम लगाए और मालूम हो जाए कि उसने इल्ज़ाम लगाया तो उसको भी वही सज़ा देनी चाहिए जो ब्लास्फेमी कानून में किसी और के लिए है। लेकिन वो पार्लियामान काम नहीं करती, बाकी सारे काम जो हैं उलट वो I उनको mean, to be करने का fair, I'm बड़ा going to शौक। say that ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही non-progressive laws नहीं पास की parliament ने. I mean, I don't want to defend it. There have been, I mean, and there have been lots of great judgments. There have been lots of, there's a human rights body as well that was set up. There's, committees do a lot of work. I'm not saying that they don't, but really, I think we have to understand how we have alienated people who are vulnerable in Pakistan. And that goes, I think, मेरे ख्याल में कि जो peripheries की हम बात कर रहे थे, मैं अभी just to segue now into बलोचिस्तान as well. अगर आप समझते हैं कि एक बार फिर कोई निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान से है, आपका सेनेट चेयरमैन जो अब आरिफ अलवी साहब के मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सदर भी बन सकते हैं, और वो कोशिश कर रहे थे निगरान वजीर आजम भी बन जाए। अगर आप समझते हैं कि इन दोनों की वजह से, और फिर जस्टिस काजी फायजी साहब भी, उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से होगा, ये अलामती ओहदों की वजह से जो बलूचिस्तान में ग्रीवेंसेस हैं, जिसमें वहां भी लापता अफराद के हवाले से अनवारुल हक काकर साहब ने जो तादाद पेश की गई है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की तरफ से, उसको रद्द किया है, ये प्रोपेगेंडा करार दिया है। और स्पीकर ऑफ द हाउस इसके ऊपर अगर उन्होंने आप समझते हैं कि आपको वसाइल मिल जाएंगे, अगर आप समझते हैं कि लिको डिक की वजह से और मिनरल्स की वजह से वो वसाइल बलूचिस्तान के अवाम की तक पहुंचेंगे, तो आई बिलीव यू आर सैडली मिस्टेकन। यहाँ अभी जो मेरी बलूचिस्तान में बातचीत हुई थी, वो यही हुई थी कि जाहिर है इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि खास सियासी ग्रुप है, जो जाम कमाल साहब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और जिनके साथ अनवारुल हक काकर साहब हैं, वो इस वक्त दे आर sort of leading in terms of politics and positions and front runners। इसका मतलब जो कुदूस बेजेंजो और बाकी सब ये जो बीएपी पार्टी बनी थी जब 2017 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को स्ट्राइक डाउन करना था और उनको यू हैड टू कट देम टू साइज, और वो अलग एक जमात बन गई थी, सो दे आर लीडिंग द ग्रुप। बट एट द एंड ऑफ द डे बलूचिस्तान इज कंसिस्टेंटली human development indices में is the lowest. We've also seen उसकी population growth भी high है, and there's also lots of concern over the census is some of the conversations I had, क्योंकि ऐसे कुछ 5 अजला हैं जिसमें अचानक से आपको नजर आता है कि वहाँ आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ होती है बहुत कम हो जाती है। So there's doubts and questions about the census and how those resources will be allocated just because you're on the right side of power politics and on the wrong side of power politics. So I mean that's some of the sort of things that we discussed in Balochistan with lots of journalists who are very well connected.
जी, और उसके अंदर दो जो यू वर ऑब्वियसली ऑन द ग्राउंड इन क्वेटा, दो इम्पोर्टेंट खबरें व्हाइल यू वर आल्सो हेडेड देयर जो आई फॉर द ऑडियंस इट माइट कम एज न्यूज़। अख्तर मेंगल साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर हमारी जो डील थी वो बेसिकली थी कि हमारे 150 लोग छोड़ दें तो हम आपकी हिमायत में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। और मतलब ये लेवल है आपकी पार्लियामान और फेडरेशन का कि एक बलोच लीडर से जो है वो निगोशिएशन क्या चल रही है कि जी 150 लोग और एक्सटेंशन, राइट। दिस इज शेमफुल, राइट, व्हाट ही कंफर्म। और मैंने इंटरव्यू देखा फॉर्मर स्पीकर ऑफ द हाउस राजा परवेज अशरफ का, उनकी एक क्लिप चली सोशल मीडिया पे भी, वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं मिसिंग पर्सन के, जी हमें देखना चाहिए कि क्यों इदारे उठा लेते हैं और किस वजूहात पे वो जो है मिसिंग कर। भाई क्यों जस्टिफाई करें, आप स्पीकर ऑफ द हाउस रह चुके हैं, वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के, कानून इजाजत नहीं देता इनफोर्स डिसअपियरेंसेस की, चाहे जो भी वजह हो। जो इलीगल है वो इलीगल है, अगर आपको मसला है इस कानून से तो आप कानून चेंज करें और फिर उस पर हम बहस करेंगे कि कानून की चेंज ठीक है कि नहीं। लेकिन ये कह देना कि जी हमें देखना चाहिए कि क्या वजूहात पे लोगों को उठाया जाता है और फिर वो मिसिंग हो जाते हैं और उन्होंने क्या किया, who are you to say that or justify? It was really like concerning for me to see a speaker of the house, a man who's been prime minister of the country, justify enforced disappearances in an interview. So I think again I wanted to just share that as well. हमने पिछले हफ्ते अंबर बात की थी कि सिंगल सोर्सिंग पे रिपोर्टिंग नहीं होती तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अक्लमंद नाजरीन के लिए मैं इतना बता दूं कि कुछ लोग जो इज्जत और जिल्लत की बात किया करते थे एक ज़माने में, वो जो है सुनने में आया है कि दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त और गामजन है। ये रिपोर्ट कंफर्म इवेंचुअली हो जाएगी तो फिर हम उस पर पूरी खुल के बात करेंगे, बट इट वाज इंटरेस्टिंग गॉसिप ओवर देयर। बट अंबर वन मोर थिंग, कुछ चीज़ें इलेक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेटा का आपने शेयर किया, what are you hearing about the state of the elections? 90 दिन में होंगे नहीं होंगे क्या? You've learned some things, so share that with the audience as well. So the big theme actually I think is कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ उनकी वापसी भी इस बात पर इन्हिसार कर रही है कि अगले चीफ जस्टिस आएंगे। इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और जो आर्मी अमेंडमेंट्स एक्ट है वो भी अब अदालत की बॉल में है, और इलेक्शंस आर नाउ in actually, so not officially obviously आपको भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि अब जो इंतखाबात की तारीख है, चाहे 90 दिन में हो, चाहे फरवरी में हो या ना हो, that's also dependent on the courts. Within the election commission of Pakistan, there is obviously उनकी पूरी तैयारी है। उनका ये कहना है कि अगर हमें अदालत कहे कि आप 60 दिन में या 90 दिन में इंतखाबात कर लें और पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पे कर लें, हम करने को तैयार हैं। हमारे पास सब कुछ तैयार है और एवरीथिंग इज डन। लेकिन अगर फरवरी तक करना है और नई हल्का बंदियों के तहत करना है तो वो अमल भी शुरू हो चुका है। But the rest obviously we don't know, but they're really expecting that they will do what the court says. And I thought that was interesting, because the assumption here is that the election commission is doing somebody else's bidding. It's actually looking to the court. हर कोई जो है वो कोर्ट की तरफ ही जो है इस वक्त देख रहा है कि कोर्ट क्या करता है। ऐसे पता नहीं बड़े अबू जो हैं वो बिठाएंगे जिरगा और वो फैसला करेंगे। तो बंदयाल साहब ऑन हिज वे आउट एंड जस्टिस ईसा साहब ऑन हिज वे इन विल तो हैव मुझे टू। टेनिस कोर्ट लग रहा है इसमें, तो टेनिस कोर्ट लग रहा है उधर, कभी बॉल इधर होती है, कभी बॉल इधर होती बिल्कुल है। उधर होती है। तो अब वो जो है अगेन जाते जाते इन दोनों ने फैसला करना है कि क्या, जाते जाते बंदयाल साहब ने, आते आते जस्टिस ईसा साहब ने, कि उन्होंने क्या किस तरह से ओपनिंग करनी है अपनी सिचुएशन। बट अगेन आई थिंक this we've talked about this, you and I think largely agree on this, के there are things that you don't need to kick to the court, and the way they have, all of these guys have done it, it's doing a disservice to the रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मजाक बना हुआ है, विच आई थिंक मजाक ही चल रहा है, तो हम भी मजाक ही कभी कभार मजाकिया ही चीज़ों पे बात करते हैं। तो I don't think I have anything more to say on this. I don't even have Really, winners no, I and mean, losers I this think week, Amber. it just tells you really इस वक्त क्यों ये अदालत की तरफ बार बार तमाम सियासत घूमती है। इसलिए घूमती है क्योंकि बाकी जो फोरम्स हैं वो नहीं है मौजूद। चाहे बातचीत का हो, चाहे नेगोशिएशन का हो, चाहे पार्लियामान का हो, चाहे एनी अदर forums that you think should be normal avenues of doing politics,
which is what politics should be, which is negotiation, compromise, moving things forward, getting things done. वो नहीं है. So in the end, because that political dispute becomes a legal dispute or a constitutional dispute, it goes to the court and it doesn't resolve anything. So going to the court means that you failed in politics and that you're not looking for an organic resolution, which means it will not be lasting. A court order देगा तो फिर आप इंतखाबात कराएंगे, अदालत हुक्म देगी तो फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे, अदालत हुक्म करेगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ केसेस कम हो जाएंगे, कुछ वो इंतखाबात में शायद ज्यादा भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकेंगे. I mean, it doesn't resolve anything. In the end, it just means you failed. Yeah, I agree. और अदालत खुद भी जो है वो पोलराइजेशन का शिकार है, तो उनमें भी जो है फैसला वो खुद नहीं कर पा रहे, तो अफसोस ही होता है. I don't have any winners and losers this week, Amber. It's been one of those weeks. I don't know if you do any. Maybe you'll inspire me and I'll come up with something. Okay, all right. So I want to thank one of my interns actually who felt very sorry for me, has been feeling very sorry for me and has been sending me recommendations. Sami or Rahman, thank you so much. आपकी ही winners और losers में Outsource कर दिया आपने काम. Yes, थोड़ा बहुत मैंने outsource कर दिया. But I mean, I picked out of a choice of 5. Multiple choice question था, तो I think उसमें से मैंने 2 choose कर लिए. I want to choose PCB as a loser because अभी हमने 92 World Cup की जो highlights में इमरान खान को ऐसे सफाई से काट दिया गया था. He was just a joke. I mean, really, you can't pretend something didn't happen just because the man is now prisoner number, I don't know, whatever it is, according to PTI social media. So I think the loser of the week is for me. And the winner of the week for me is Saima Mohsin. I've actually had her as a winner before. And the reason is because she actually won her case against CNN. She had been posted to Israel, had suffered injuries, and had and claims that she was fired from CNN on the basis of her color and her disability. And she's won a minor battle, which is कि अब वो employment tribunal next जो लंदन की है उसमें ये case, it is ready to be heard there, and I hope that she gets the justice she deserves for losing part of her career because of injury during work. Okay, so you've inspired me, Amber. PCB, I would echo, is the loser. In fact, मुझे इतनी developments हुई कि लगता है वो 2-3 हफ्ते पहले ये कहानी हुई. पुरानी सी बात लगी, but I think we had to say that. बड़ा सोवियत यूनियन टाइप सीन था कि आपने बंदे को जो है कप्तान को हटा ही दिया कि जी वर्ल्ड कप जो है biggest achievement in the country's cricketing career, and you knocked out the captain of the team from your visuals. I think the other one people pointed out also was कि यूनुस खान को फीचर नहीं किया गया, even though he was captain when the T20 World Cup win happened. तो वो एक इंटरेस्टिंग था. लेकिन इमरान खान तो was like just ridiculous in the sense के 92 का World Cup, how can you do that? The winner for me, Amber, this week is Argentina के जो presidential candidate हैं, मिली उनका नाम है, हावियर मिली. I might be pronouncing the last name incorrectly. उन्होंने कहा भाई हमारी सेंट्रल बैंक का हाल ये है कि इसको मैं बंद कर दूंगा मैं जब आऊंगा. तो वो मुझे विनर लगे कि उन्होंने जो है ना हेड ऑन अवाम पे सच्चाई की बुनियाद पे बात की कि ये इतना बुरा हाल है कि इस बैंक को ही बंद करो और इसको रैप अप करो, बात आगे बढ़े. तो मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शन सीजन में ऐसा कौन हावियर जैसा कौन कैंडिडेट होगा जो कहेगा कि जी स्टेट बैंक तो आपको अगर कोई केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर का था आप ही बंद कर देते, छोड़े, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करो कि क्या करना है. नहीं, but his interview made sent shockwaves around Latin America and in the Western press for his views. But he's a leading presidential candidate for Argentina, so let's keep our eyes on that. But his boldness is, और उनका hairstyle भी बड़ा जबरदस्त है, थोड़ा सा he looks like a bit of a wonky guy. You're falling for another populist. हाँ, I'm not for मेरा अर्जेंटीना से कुछ ताल्लुक नहीं है. Bold moves. Exactly. वो पॉपुलिज्म जो है अब अगर एंटरटेनमेंट इंसर्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो वो अर्जेंटीना इज द प्लेस टू वॉच नाउ दैट बोल्सोनारो हैज गॉन आउट ऑफ द पिक्चर, so you need somebody else in Latin America to keep you entertained. So he's the winner. So I think on that note we can wrap up this week's episode. As always, if you have comments on episodes we need to cover, yes I know Malik Riaz वाली episode नहीं हुई, इससे पहले के comment आए, एक और कर लेंगे, stories बहुत ज़्यादा हैं. But other than that, leave your comments and thoughts. And again, we will see you next week. Khudafis. Khudafis.